मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बोल्शेविक क्रांति के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने बोल्शेविक क्रांति की पृष्ठभूमि, बोल्शेविक क्रांति के कारण, बोल्शेविक क्रांति जब हुई तो उसके जो घटना चक्र थे, लेनिन की जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके संदर्भ में प्रकाश डाला था। आज हम बोल्शेविक क्रांति के जो परिणाम निकल कर के सामने आते हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजनीतिक परिणामों की यदि हम बात करते हैं तो इसका एक राजनीतिक परिणाम ये दिखाई देता है कि केरेंस्की सरकार का पतन हो जाता है। बोल्शेविकों ने 6-7 नवंबर 1917 ईस्वी को केरेंस्की सरकार का तख्ता बिना एक बूंद रक्त बहाए पलट दिया। केरेंस्की क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेता था। उसकी सरकार में अन्य दल भी सम्मिलित थे। अपने अंतिम समय में यह साझा सरकार एकदम दुर्बल एवं एकाकी हो गई थी। बोल्शेविकों को रोमनोव राजवंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसे तो 1917 की प्रथम क्रांति ही समाप्त कर चुकी थी। प्रथम, साम्यवादी सरकार की स्थापना। साम्यवादी सरकार की स्थापना का यह विश्व में पहला प्रयोग था। मार्क्स का विचार कभी कार्य रूप ले सकेगा, यह रूस में बोल्शेविकों ने कर दिखाया। सिद्धांत और व्यवहार में कभी कभी बहुत फासला होता है। बोल्शेविक प्रयोग ने मार्क्सवादी विचारकों को अपने दर्शन के परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई। रूस का प्रथम विश्व युद्ध से पृथक होना। बोल्शेविक प्रारंभ से ही प्रथम विश्व युद्ध में रूस के भाग लेने के विरोधी थे। उन्होंने इसे दो साम्राज्यवादी खेमों का आपसी संघर्ष बताया था। अस्थायी गल्बो और केरेंस्की सरकार से भी उन्होंने युद्ध से अलग होने की मांग की थी। वे शांति, रोटी और भूमि के नारों से जनमानस को प्रभावित कर रहे थे। युद्ध में जर्मनी के हाथों रूस की निरंतर पराजय से जनता भी युद्ध के विरुद्ध हो गई थी। नई सरकार ने अपनी नीति के अनुसार बिना मित्र राज्यों से परामर्श किए जर्मनी से मार्च 1918 ईस्वी में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करके रूस को प्रथम विश्व युद्ध से पृथक कर दिया। मित्र राष्ट्रों का असंतोष और गृह युद्ध में हस्तक्षेप। रूस ने अपने मित्रों से परामर्श किए बिना ही जर्मनी के साथ संधि कर ली थी, तो मित्र राष्ट्र इससे असंतुष्ट हो गए। जब जर्मनी पूर्वी मोर्चे से निश्चित होकर पश्चिमी मोर्चे पर पश्चिमी राज्यों के लिए अधिक कठिनाई उपस्थित करने लगा, मित्र राज्य ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि इससे नाराज हो गए। उन्होंने बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध रूस में उभरे असंतोष को सैनिक सहायता उपलब्ध कराकर वहां गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर दी। नई सरकार को प्रारंभिक 3 वर्षों तक गृह युद्ध में उलझे रहना पड़ा। एक समय तो उसका अधिकार राजधानी और उसके आसपास के प्रदेशों तक ही सीमित रह गया। अधिकांश प्रांतों पर अलग अलग सेनापतियों ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली। 1920 ईस्वी में पश्चिमी शक्तियों ने अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। साम्यवादी सरकार, साम्यवादी व्यवस्था एवं विचारधारा का प्रसार। चूँकि साम्यवाद राष्ट्र, राज्य या देश की परिधि को स्वीकार नहीं करता, बोल्शेविक क्रांति को भी उन्होंने रूस की 4 दीवारी में कैद रखना उपयुक्त नहीं समझा। साम्यवादी विचारधारा को विश्व भर में प्रसारित करने हेतु ही मार्च 1919 में मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल या कोमिंटर्न की स्थापना की गई। जीएम गैथोर्न हार्डी के अनुसार वस्तुतः सोवियत नीति के पहले नेता अपने आप को विश्वव्यापी आर्थिक और सामाजिक क्रांति के मिशनरी या प्रचारक समझते थे, और उनके लिए रूस सिर्फ एक ऐसा उपकरण था जिसके द्वारा उन्हें अंतिम लक्ष्य की सिद्धि हो सकती थी। राष्ट्रवाद उनके विचारों से असंगत था। नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में तो आगे बढ़ा, परंतु राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र वैधानिक दल घोषित कर दिया गया। उसमें भी असहमत लोगों का दमन कर दिया गया। भाषण, लेखन, संगठन, आस्था की जिस स्वतंत्रता का बोल्शेविकों ने ज़ारशाही के युग में भी किसी न किसी रूप में उपभोग किया था, अपने शासन में उन्होंने उसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। असहमत या असंतुष्ट का स्थान साइबेरिया या बंदीगृह में था। गृह युद्ध और आतंक। बोल्शेविकों के सत्ता में आने के बाद रूस में गृह युद्ध को उलझना पड़ा। प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, सामंतों, कुलीनों और मित्र राज्यों की सेनाओं से रूस की नई सरकार को संघर्ष करना पड़ा। दोनों पक्षों की ओर से नृशंसता, आतंक, निर्दयता का परिचय दिया गया। बोल्शेविकों ने लाल आतंक
और विरोधी सेनापतियों ने श्वेत आतंक द्वारा रूस वासियों को आक्रांत किया। बोल्शेविकों की अंतिम विजय हुई के बाद उन्होंने आतंक और भय के आधार पर अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयत्न किया। दल या उसके नेता की नीतियों से असहमत व्यक्ति या संस्था को प्रतिक्रियावादी घोषित करना, संस्था को भंग करना, व्यक्ति को बंदी गृह, साइबेरिया या यमलोक पहुंचाना बोल्शेविक नीति का अंग रहा। दल में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। ट्राटस्की के साथ नेतृत्व की होड़ में स्टालिन द्वारा किया गया व्यवहार इसका पुख्ता प्रमाण है। रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना रूस की क्रांति की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 ईस्वी में जर्मनी के निर्देशानुसार ब्रेस्ट लिटोवस की संधि पर हस्ताक्षर किए तो रूस एक शिथिल, विशृंखलित और निर्बल राज्य प्रतीत हो रहा था। परंतु क्रांति के परिणामस्वरूप आगामी 5-7 वर्षों में ही रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से 1991 ईस्वी में सोवियत संगठन के विघटन तक रूस यानी सोवियत संघ विश्व के प्रमुख 2 महाशक्तियों में से एक था। पराधीन राष्ट्रों में नवचेतना का संचरण। रूसी सरकार ने विश्व में सर्वत्र दबे कुचले लोगों का समर्थन किया। एशिया और अफ्रीका के पराधीन राज्यों ने रूस की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। प्रत्येक क्रांतिकारी घटना सार्वदेशिक और सार्वकालिक प्रभाव छोड़ती है। फ्रांसीसी क्रांति स्वयं फ्रांस में निढाल हो गई, परंतु इसने विश्व भर में पीढ़ित जनमत को जगाने का कार्य किया। रूसी क्रांति ने भी चीन, भारत सहित अनेक देशों के लोगों में राष्ट्रवादी एवं प्रगतिशील भावनाएं जगाकर साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष हेतु उन्हें प्रेरित किया। अधिनायकवाद का उदय। बोल्शेविक क्रांति ने जिस सर्वहारा अधिनायक तंत्र को स्थापित किया वह कालांतर में सर्वाधिकारवाद या नेता का अधिनायकवाद प्रमाणित हुआ। रूसी क्रांति ने 20वीं सदी में एक सैद्धांतिक सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित किया, जबकि यूरोप राजनीतिक स्वतंत्रताओं की दिशा में अग्रसर था। इटली और जर्मनी के सर्वसत्तावादी अधिनायक तंत्रों ने रूस से कितनी प्रेरणा ग्रहण की यह तो स्पष्ट नहीं, परंतु प्रभाव अवश्य पड़ा। पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों ने भी सोवियत संघ के बोल्शेविक प्रेत को रोकने के लिए फासिज्म, नाजिज्म जैसी अधिनायकवादी शक्तियों को के साथ तुष्टीकरण करना पड़ा। विश्व का 2 ध्रुवों में बंटना। यद्यपि सोवियत संघ ने पहले कुछ वर्षों तक अपने समाजवाद की परवरिश में ही अधिक समय लगाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने अन्य राज्यों में समाजवाद की अधिक प्रखर पैरवी की। अब विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी 2 खेमे में बट गया। यह रूस की क्रांति का दुर्गामी परिणाम था। बाद में साम्यवादी खेमे में दरार आने लगी तथा तीसरा निर्गुण खेमा भी उभरा। रूसी क्रांति के सामाजिक परिणाम। रूसी क्रांति सामाजिक असमानता के गर्भ से ही पैदा हुई थी। इसने सामाजिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाला, जैसे वर्ग भेद का विलोपन। रूस में कुलीन और सर्वहारा वर्ग में जो भेद था, क्रांति ने उसे पाट दिया। प्रारंभ में तो तथाकथित कुलीनों के विशेषाधिकारों के खात्मे के साथ उनके सामान्य अधिकारों को भी नकारा गया। बोल्शेविकों ने संगठित श्रमिकों के प्रारंभ में एक विशिष्ट वर्ग बनाने का प्रयत्न किया, परंतु कालांतर में भूमिपुत्र किसानों को भी समान महत्व दिया गया। धीरे धीरे रूसी समाज में सारे वर्ग भेद विलुप्त हो गए। यद्यपि पार्टी अभिजात्य तो अस्तित्व में आए, परंतु जन्मगत अभिजात्य समाप्त हो गए। स्त्रियों की दशा में सुधार। रूसी क्रांति ने लिंग आधारित परंपरागत भेदभाव को भी नष्ट कर दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार, शिक्षा का अधिकार और आजीविका को कमाने का अधिकार दिया गया। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील बन गई। शिक्षा का विकास एवं बोल्शेवीकरण। रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि शिक्षा पर से चर्च का शिकंजा हटा दिया गया। अब शिक्षा का बोल्शेवीकरण हो गया। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और अध्यापन सभी स्तरों पर यह एक नकारात्मक प्रभाव था, परंतु शिक्षा सार्वजनिक हुई, आमजन को सुलभ हुई। साक्षरता का तो तीव्र गति से विकास हुआ। नास्तिक विचारों को प्रोत्साहन। साम्यवादी धर्म को अफीम मानते थे, अतः रूसी क्रांति के बाद वहाँ नास्तिक विचारधारा का योजनापूर्वक विकास किया गया। 1925 ईस्वी में एक नास्तिक संघ का गठन किया गया। साम्यवादी पार्टी के सदस्यों का धार्मिक होना निषिद्ध था। चर्च को शोषण और जारशाही का औजार मानने के कारण उसका प्रभुत्व तोड़ा गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया। चर्च को 1918 की आज्ञाप्ति के द्वारा राज्य से पूर्णतः पृथक कर दिया गया। आर्थिक परिणाम। आर्थिक समानता की स्थापना। क्रांति से पूर्व रूस में आर्थिक विषमता थी। 19वीं सदी के अंत तक 30,000 बड़े जमींदारों के पास 7 करोड़
डेसियाटिन भूमि थी, जबकि 1 करोड़ कृषकों के पास 7.5 करोड़ डेसियाटिन भूमि ही थी। समाज में अधिकार युक्त तथा अधिकार वंचित 2 वर्ग थे। रूसी क्रांति के फलस्वरूप जागीरदारों से भूमि का अधिग्रहण कर सरकार ने पुनर्वितरण किया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, निजी व्यापार को सीमित किया एवं उत्पादक श्रम को महत्व दिया गया। आय के विषम वितरण पर नियंत्रण कायम हुआ और असमानता की खाई पाट दी गई। रूस का औद्योगिक विकास। जार अलेक्जेंडर तृतीय के काल में रूस का औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। क्रांति के समय रूस औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूरोप के अन्य राज्यों से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। क्रांति के बाद रूस ने तीव्र गति से प्रगति की। बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों की सरकार ने स्थापना की। श्रमिकों की कार्यदशा एवं क्षमता में भी सुधार हुआ। रूस की औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गया। विडंबना ही है, मार्क्स के अनुसार जिस औद्योगिक विकास को वहाँ साम्यवाद का जनक बनना था, वह वहाँ साम्यवाद की संतान बन गया। श्रमिकों एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार होना। अर्धदासों, सीमांत और भूमिहीन किसानों और कामगारों का युद्ध पूर्व जीवन काफ़ी कष्टमय था। पेट्रोग्राद की सड़कों पर फरवरी 1917 ईस्वी की प्रथम क्रांति के समय कामगारों की भीड़ रोटी की तलाश में उतरी थी। बोल्शेविक क्रांति की रोटी की मांग का परिणाम था। क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में गृह कलह और नीतियों की अस्पष्टता के कारण अफरा तफरी रही। कालांतर में इस वर्ग की आय तथा कार्यदशा में सुधार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध व्यवस्थित हुआ। जीवन स्तर काफ़ी उन्नत हुआ।